दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके सामने बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हिंदी के टॉपिक पर। बेहतरीन तरीके से आप सभी को पता है, लगातार आपके साथ एक एक सब्जेक्ट पर हम पर डे आपके समक्ष चर्चा कर रहे हैं। पर डे हमने आपके समक्ष रूटीन बनाया हुआ है कि आपके लिए 2 लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। लगातार आप ज्यादा से ज्यादा लेक्चर की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, भैया मैं अकेले ही इंस्टीट्यूट में फिलहाल के लिए वर्तमान समय में कार्य कर रहा हूं। आपके लिए मैं पर डे जो है 2 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आपका डीएलएड प्रथम सेमेस्टर है तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि 4 महीने में आपके जितने भी सब्जेक्ट बन रहे हैं, सभी सब्जेक्ट की आपके साथ जो है हैंडराइटिंग नोट्स प्रोवाइड करूंगा। उसके साथ साथ जो भी लेक्चर्स बन रहे हैं, सभी लेक्चर को आपके समक्ष प्रोवाइड करके आपके सिलेबस को फिनिश किया जाएगा। अगर आप पेड कोर्स लिए हैं, ठीक है, तो पेड कोर्स के लिए आप कतई परेशान मत होइएगा कि पता नहीं पूर्ण कर पाएंगे कि नहीं पूर्ण कर पाएंगे। मेरा दावा है, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आपके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास है। मैं हमेशा से कहता हूं, लिखा गया है कि प्रथम सेमेस्टर के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें। बिल्कुल, अगर आप हैंडराइटिंग नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पेड टेलीग्राम चैनल है, 299 रुपए का पेमेंट आप सभी को करना है। लगातार आप शिकायत करते हैं कि आपने प्राइस को ज्यादा रखा है। हमने प्राइस को ज्यादा नहीं रखा है। थोड़ी सी हर इंसान की कुछ न कुछ मजबूरियां होती हैं, इंस्टीट्यूट के कुछ अपने रूल्स होते हैं जो कि उससे पालन करना हमारा एक सद्धर्म होता है, ठीक है। तो बहरहाल अगर आप इच्छुक हैं तो ले सकते हैं। हमने उस नोट्स को कुछ ऐसे ही बनाया है जिसे जब आप पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि कहीं आपको अदरवाइज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 1 मिनट के लिए आप बुक भी नहीं पढ़ते हैं तब भी वह नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। बहरहाल आपकी इच्छाएं हैं, आप देख सकते हैं। लेक्चर भी आपके समक्ष जा रहा है। जो लेक्चर्स बोर्ड पर जाने लायक होता है उसे मैं बोर्ड पर आपके समक्ष प्रोवाइड करता हूं। बाकी जो पीडीएफ के माध्यम से हो पाता है, मींस बोर्ड और पीडीएफ किसी भी तरह से आपको पढ़ाई कराना है तो चाहे जैसे, ठीक है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। बस यही एक हमारा परम धर्म है। मैं निवेदन आपसे करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप अपना फीडबैक अवश्य दिया करें। वीडियो देख के आप चले जाते हैं, यह नहीं बताते हैं कि भैया हमें वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यार यह तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि हाँ भैया अच्छा लग रहा है, ठीक है। नहीं अच्छा लग रहा है, जहां चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं वह चीज भी आप मुझे अवगत कराइए, उसे भी मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। मैं निवेदन यह है मेरा कि फीडबैक आप अवश्य दें। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपसे जो है स्वर के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया हुआ है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला के जो भी आपकी टॉपिक चल रही है, यह आपकी विगत परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए चल रही है। मींस अगर आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है तो जाहिर सी बात है कि भविष्य में आप टेट और सीटेट, सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। उसे भी इसमें टारगेट रखा जा रहा है। ऐसा मत समझिएगा कि हम सिर्फ डीएलएड को ही वर्णमाला में पढ़ा रहे हैं, नहीं। जब आप यूपी टेट की कोचिंग यही प्रयागराज करने आएंगे ना, तो यही वर्णमाला कहीं कहीं देखेंगे कि एक महीने जो है 10-10, 15-15 दिन चलाते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, आप चीजें वही पढ़िए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी हम कहें भैया वर्णमाला को हम 20 लेक्चर दे देंगे तो कोई काम का नहीं होता। घुमा फिरा के वही बतिया है, चाहे इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, जैसे पकड़ पाइए, ठीक है। तो यह हमारा काम नहीं है। हम आपको उतना ही कंटेंट देंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पचरा हमें नहीं पढ़ाना है, ठीक है। बहरहाल आप खुद देख पा रहे हैं कैसा लेक्चर आपके समक्ष जा रहा है। वर्णमाला जो है स्वर पर हमने आपके समक्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल स्वर कितने होते हैं, जो है इन सारी चीजों पर स्वर के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, और आपके समक्ष ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये स्वर के प्रकार हैं। अग्र स्वर जीभ के आधार पर हमने चर्चा किया हुआ था, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर पर, ठीक है। आगे हमने आपसे कहा था मुख विवर के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं, विवृत हो गया, उसके बाद अर्ध विवृत, संवृत और अर्ध संवृत, ठीक है। अगला है आपके समक्ष जो है हमने ओष्ठ के आधार पर आवृत मुखी और वृत्त मुखी, इतनी चीजों पर हमने आपसे चर्चा किया था। उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखें तो सबसे पहले आप पहले वाले वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, सारी की सारी वीडियोस आपके सामने देखने को मिलेंगे। 299 रुपए का पेड आप करेंगे, आपको हैंड
सिस्टमैटिक नोट्स प्रथम सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट की मिलेगी। ऐसा मत समझिएगा कि 2-4 सब्जेक्ट की, नहीं, पूरी की पूरी आपको पीडीएफ अगर देखा जाए तो जैसे जैसे जो है लेक्चर यहाँ से दिया जाता है उसके तत्काल 10-20 मिनट 1 घंटे बाद आपके समक्ष उसके नोट्स प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बनता है विगत परीक्षाओं में अगर बात किया जाए तो हम यूपी टेट की अगर बात करें तो यहाँ देख पा रहे हैं लिखा गया है स्वर को हम अच कहते हैं और व्यंजन को हम हल कहते हैं। ठीक है, यह चीजें आपसे पूछ ली जा सकती हैं कि भैया हम स्वर को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे स्वर को हम अच के नाम से जानते हैं और व्यंजन को हम हल के नाम से जानते हैं। अगर कोई कह दे हच, ठीक है, अगर कोई कह दे अच तो हम यह मानकर चलेंगे कि वह बंदा पूरे स्वर का अध्ययन कर लिया। ठीक है, अगर वहीं हम कह दें हल तो यह मानकर चलिएगा कि जो भी बंदा हल का प्रयोग कर रहा है वह पूरे जो है व्यंजन का प्रयोग जो है संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो यह चीजें थोड़ा सा शार्ट में होती हैं। जब आप प्रत्यय को पढ़ेंगे अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं और हल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं तो सारी चीजों का डिस्कशन उस प्रत्यय में किया जाएगा। फिलहाल के लिए प्रत्यय आपके सब्जेक्ट में नहीं, आपके सिलेबस में नहीं रखा गया है। इस वजह से प्रत्यय जब यूपी टेट लेवल की कक्षाएं चैनल के माध्यम से चलाई जाएंगी तो उसमें आपको विस्तृत रूप से प्रोवाइड किया जाएगा। बहरहाल अगर आप चाहते हैं प्रत्यय के बारे में जानना तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए व्यंजन को आप समझ गए, व्यंजन को हम जो है हल कहते हैं और स्वर को हम अच कहते हैं। ये सारी चीजें आप पॉइंट करते हुए चलिएगा, चूंकि परीक्षा में पूछी जा सकती है कि स्वर को हम और किस नाम से जानते हैं और व्यंजन को हम और किस नाम से जानते हैं। हमने तो स्वर के बारे में आपसे चर्चा कर लिया था, लेकिन आज वहीं हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे जो कि यहाँ पॉइंट किया गया है। व्यंजन के बारे में आप देख पा रहे हैं स्वर को हमने कहा था स्वर अपने आप में एक स्वतंत्र होता है। ठीक है, उसे स्वर को बोलने के लिए किसी अदर चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन बिना किसी सहायता के नहीं बोला जा सकता। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे अगर हम यहां कह दें भैया यह क लिखा गया, ठीक है, तो आप कहेंगे क में तो सिर्फ क अकेला है, लेकिन क अकेला नहीं होता है। ठीक है, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा, क के साथ हमेशा आ का प्रयोग होता है। ठीक है, इस क में आ छिपा होता है, यह चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि जो है जैसे हम अगर लिख दें राम लिख दें या मम लिख दें, ठीक है, जैसे अगर हम कहें कम आपके समक्ष लिख दें, ठीक है, हमने आपके समक्ष कम लिख दिया और आपसे पूछ ले इस कम में कितने वर्ड आ रहे हैं तो आप कहेंगे 2 वर्ड आ रहे हैं, लेकिन नहीं, 2 वर्ड नहीं आ रहे हैं। पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं इसमें आपके 4 वर्ड आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? जैसे आपने यह क लिखा उसके बाद यह आ आएगा, ठीक है, उसके बाद म लिखा फिर म के बाद आ आएगा, फिर 4 वर्ड हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे 4 वर्ड हो गए हैं। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, हमने आपसे कहा स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है और व्यंजन जो होता है वह किसी जो है बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है मूल व्यंजन की संख्या। हमने इसे कल ही आपको बताया था। ठीक है, मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है, लेकिन अगर वहीं हम फिर से बात करें आपके साथ कुल व्यंजन की संख्या तो कुल व्यंजन की संख्या आपकी भैया 39 होती है। यह भी कंफ्यूजन्स क्रिएट करते हैं ये वाले प्रश्न कि कभी कभी मूल व्यंजन की संख्या दे दिया जाता है, कभी कभी कुल व्यंजन की मूल व्यंजन की संख्या कभी कभी दे दिया जाता है और कभी कभी आपके समक्ष परीक्षाओं में कुल व्यंजन की संख्या दे दिया जाता है। तो बच्चे इसी में कंफ्यूज, यार मूल व्यंजन 39 था कि कुल व्यंजन 39 था, इस तरह से कंफ्यूजन्स क्रिएट होता है। ठीक है, तो बहरहाल आप ध्यान रखिएगा जहां कुल शब्द का प्रयोग हो वहां टोटल जितनी चीजें होती हैं सभी आ जाते हैं, लेकिन जहां मूल का प्रयोग किया जाए वहां मूल में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। अरे इंपॉर्टेंट तो वो भी है, लेकिन मूल में सिर्फ वही बताइए जो इनकी संख्या 33 होती है। ठीक है, कुल अगर पूछा जाए तो कुल का मतलब कुल है ना, कुल का मतलब कुल होता है। चलिए आगे, अब अगर हम आपसे बात करें, इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई। देखिए जितनी चीजें यहां लिखी गई हैं भैया सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम किसी को नहीं कहेंगे कि यह इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उच्चिष्ट व्यंजन की संख्या 2 होती है, अर्ध स्वर की संख्या 2 होती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 33 होती है। फिर से पूछ लिया जाएगा कि जो है ऑप्शन में दे दिया जाता है, हमने कहा आपसे मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो इसी तरह से ऑप्शन में देगा 33 दे देगा, 39 दे देगा,
उसके बाद यहाँ दे देगा 52 वर्ड दे देगा, इस तरह से एक दे देगा नन ऑफ दिस करके, ठीक है। तो आप इसी में जो है समंदर में गोता लगाएंगे, अगर नहीं याद रहेगा तो। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपके सारे कंफ्यूजन्स यहां से दूर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, इतनी चीजें तो आपको समझ में आई। अगला आता है कि व्यंजन के प्रकार। देखिए व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। पूछा जा सकता है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। और अगर हम स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 25 होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और ऊष्म व्यंजन की संख्या आपकी 4 होती है। इन सभी को अगर हम मिलाएं तो टोटल इनकी संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे टोटल इनकी संख्या 33 होती है, जो कि हमारे मूल व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो है यहाँ देखिए लिखा गया है संयुक्त व्यंजन भी आता है, ऐसे से एक दो जो है उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी आते हैं। इस तरह से जो है आपके टोटल 39 बन जाते हैं। बहरहाल इस पर हमने आपसे कल ही चर्चा किया हुआ था, किस तरह से 39 बनते हैं और किस तरह से 33 बनते हैं। सभी चीजों पर विस्तृत रूप से अध्ययन था। अगर आपने उससे नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देखकर इस वीडियो पर विजिट करिएगा, ठीक है। मैं निवेदन फिर से करूंगा कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अच्छा हाँ, एक बात हम आपसे भूल जाते हैं, आप जहां भी जिस विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जहां आपका प्रथम सेमेस्टर का एडमिशन हुआ है, आप उस विद्यालय में बच्चों से बताने का प्रयास करें कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए डीएलएड की प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं अनवरत रूप से चलाई जा रही हैं, ठीक है। वहां कम से कम जो बच्चे और हैं और वो इस कक्षा का लाभ ले सकें, ठीक है। बहरहाल अगर आपको पेड कोर्स की भी जरूरत पड़ती है, बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहां पर क्लासें नहीं चलाई जाती हैं, तो उनसे मैं कहूंगा कि पेड कोर्स लेने के लिए तत्काल आप इस चैनल पर विजिट करें, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फीस बहुत ज्यादा नहीं है, फीस की मांग हम बहुत ज्यादा नहीं कहते हैं। बहरहाल 299 है। आप शिकायत करते हैं फला जगह इतने की मिलती है, वहां इतने की मिलती है। हम किसी और का दाज नहीं देते हैं, हम अपना देखते हैं, अपना कंटेंट आपके समक्ष प्रोवाइड करेंगे। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ठीक है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। अगर आप इस नोट्स को पढ़कर जा रहे हैं अपने परीक्षा में तो कभी भी आप परीक्षा में असफल नहीं होंगे, यह मेरा दावा है। लेकिन मैं जितना कहूंगा उतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जितना यहां पढ़ाया जाएगा उतनी चीजें आप पढ़ लीजिए, माई का लाल नहीं कोई आपको फेल कर ले जाएगा, ठीक है। चलिए स्पर्श व्यंजन की संख्या आप देख पाए, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन पर, ठीक है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आपके सिलेबस को हम समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है भैया कि संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 2 3 4 ऐसे करके दे दिया जाता है और उसी में फिर आप जो है घूमते टहलते रहते हैं, यार 4 होता है, 5 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो इस वजह से ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, जिसमें पहला है छ, त्र और ज्ञ और श्रन। अच्छा, संयुक्त का मतलब क्या होता है? ये संयुक्त का मतलब होता है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, 2 वर्डों से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहां देखिए, यह भी आपसे पूछा जाता है कि जो छ वाला ये छतरी वाला छ होता है, ये किन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है? आप कहेंगे हलंत लगाकर। एक चीज का विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे, यह हलंत आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हलंत आपका छूट जा रहा है तो पूरी तरह से आपका शब्द वह गलत हो जाएगा, ठीक है। क और स से मिलकर बना होता है और त्र जो होता है त और र से मिलकर, ज्ञ जो होता है वह ज और यहाँ से, और स्र जो होता है वो स और र से मिलकर बना होता है। सभी के नीचे आप हलंत का प्रयोग करेंगे, पहले शब्द के नीचे, उधर आप मत जाइएगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगे। आगे हम बात करते हैं, आपके समक्ष देखिए लिखा गया है उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, इनका बेचारे का प्रयोग बहुत कम जगह होता है, ठीक है। यहाँ इनकी संख्या जो होती है ड और ढ होती है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे उच्छिप्त व्यंजन की संख्या भैया 2 होती है, जिनके नाम है ड और ढ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अर्धस्वर किसे कहते हैं। अर्धस्वर य और व को कहते हैं। डायरेक्टली कभी परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, अर्धस्वर की परिभाषा बताइए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्धस्वर हैं, पता लगा एक ठो यही दे देगा, जैसे दे दिया आपसे या
व र ओ ल, इस तरह से दे देगा और कहेगा कि इसमें से आप अर्ध स्वर का सिलेक्शन करें। तो जब आपको नहीं आता रहेगा तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन में आप मात खा जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी यह गलतियां आप मत करिएगा, इसे आप देखने का प्रयास करें। अर्ध स्वर की संख्या हमारी 2 होती है, या और व ये हमारे अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रकंपित या लुंठित वर्ण या कंपन जात वर्ण। देखिए इनके कितने नाम हैं। पहला तो हो गया प्रकंपित वर्ण, इसे हम र को हम कहते हैं। ठीक है, या पहले आप ध्यान रखिएगा, र को हम प्रकंपित वर्ण कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं, कंपन जात वर्ण कहते हैं। किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, जैसे आपका नाम सोनू मोनू चिंटू पिंटू होता है। ठीक है, तो इस तरह से घर वाले आपको पुकारते हैं। ठीक है, कभी कभी किसी का 3-3 4-4 नाम हो जाता है, जो है अपने आपके गांव घर के बच्चे ही रख देते होंगे, फलनवा है वो ढकनवा है। ठीक है, इसी तरह से ये रा का नाम भैया 3 वर्ण है, 3 है। ठीक है, पहला तो हो गया प्रकंपित, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकंपित वर्ण है। ठीक है, प्रकंपित न पूछे, लुंठित वर्ण है। लुंठित थोड़ा सा कॉमन है, ये सभी को पता रहता है, लेकिन कंपन जात थोड़ा सा ये, और ये क्या कहते हैं प्रकंपित वाला, ये थोड़ा सा कम प्रचलित है। प्रचलित है ऐसा नहीं है, ठीक है, प्रचलित है ऐसा नहीं है, लेकिन लुंठित को सब ज्यादा समझते हैं। लुंठित और पार्श्विक ये दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करके पढ़ा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रकंपित, लुंठित और कंपन जात को आप समझ गए होंगे। इसे आप कहीं लिख लीजिएगा, ये सारी चीजें आपकी परीक्षा की दृष्टि से बनाई गई हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अयोगवाह। ठीक है, ये अयोगवाह होते हैं आपके अंक और आपसे पूछा जा सकता है कि अयोगवाह की संख्या होती है, आप कहेंगे 2 होती है। ठीक है, जिसमें हमारा पहला है अंक और दूसरा है अ। अनुस्वार की संख्या 2 होती है, जो कि अनुस्वार का चिन्ह आप देख पा रहे हैं। अगर इसका हम प्रयोग करें तो अंग हो गया, रंग हो गया, भंग हो गया। ठीक है, ये सारे प्रयोग होते हैं अनुस्वार के अंतर्गत। आगे हम बात करते हैं विसर्ग को हम अयोगवाह भी कह सकते हैं, ये जो होता है अह। ठीक है, जैसे इसका चिन्ह आप देख पा रहे हैं, प्रातः हो गया। और अनुनासिक की अगर हम बात करें तो अनुनासिक यहाँ वहां जहां तहां कहां, ये सारी चीजें जो है वो अनुनासिक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपके समक्ष व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं। ठीक है, व्यंजन गुच्छ हम किसे कहते हैं, गुच्छ से आप खुद समझ जा रहे हैं। ठीक है, इसमें परिभाषा आपसे कही जा रही है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन सांस के एक झटके में प्रयोग किए जाएं तो व्यंजन गुच्छ होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यह आपसे कहा जा रहा है कि जैसे कोई व्यंजन है, ठीक है, सांस के एक झटके में हम उसे प्रयोग कर दें। जैसे रज्जु हो गया, ठीक है, जैसे आपका रज्जु हो गया, क्लेश हो गया, ग्वाला हो गया। आप दो व्यंजन को एक साथ प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप कहेंगे कर रहे हैं। जैसे देखिए ज और जा को प्रयोग कर रहे हैं, क और ला का प्रयोग कर रहे हैं, ग और वा का प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं भी ऐसा नहीं, सिर्फ 3 एग्जाम्पल में, कहीं भी जब आप 2 व्यंजन का आपस जो है एक सांस के एक झटके में प्रयोग कर रहे हैं तो वहां आपका क्या होता है, व्यंजन गुच्छ होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन हम किसे कहेंगे, जब 2 व्यंजन का प्रयोग एक साथ किया जाए तो वहां द्वित्व व्यंजन होता है। अभी तक यहाँ क्या था कि जो है जो है एक सांस के एक झटके में प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ भी 2 व्यंजन आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी 2 व्यंजन आ रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है 2 या 2 से अधिक व्यंजन। ठीक है, यहाँ तो है आपके समक्ष 2 व्यंजन का प्रयोग, सिर्फ यहाँ 2 व्यंजन का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ 2 से अधिक व्यंजन का प्रयोग हो सकता है। जब 2 व्यंजन का प्रयोग एक साथ किया जाए तो वहां द्वित्व व्यंजन होता है। जैसे लड्डू हो गया, कच्चा हो गया, पक्का हो गया। ठीक है, लड्डू आप बहुत खाए होंगे, ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा कि लड्डू का प्रयोग अगर कहीं हो रहा है तो ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हम द्वित्व व्यंजन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम आपसे बात करते हैं, थोड़ा सा इसे और देखेंगे। आपने अभी छोटा सा पढ़ा होगा, बड़का सा पढ़ा होगा, खटकोड़ वाला सा पढ़ा होगा। ठीक है, अब उसे आप भूल जाइए, है ना, उससे आप भूल जाइए। या अगर कोई ट्रिक आपके साथ उसे कोरिलेट कर रही है, छोटा सा है ये, बड़ा सा है ये, खट्टी सा है, ठीक है, तो इसे आप भूल कर अब नए अगर नए में आ गए हैं, डील करने आ गए हैं, तो आपको यह जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसे इसे हमने हमेशा कहा है छोटा सा को हम ह्रस्व स भी कहते हैं, अच्छी ध्यान रखिएगा, लेकिन ह्रस्व स के साथ इसे हम तालव्य स भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे मूर्धन्य स, इसे हम खट्टी स कहते हैं। ठीक है, इसे हम मूर्धन्य स, अब आप आज से ही मूर्धन्य स कहना प्रारंभ कर दीजिए। यह आपका हो गया स दंत स, इसे हम बड़का सा कहते हैं। ठीक है, आप जब अपने घर में बच्चों को पढ़ाते होंगे तो कहेंगे बाबू ये बड़ा सा है, और इसे जब पढ़ाते होंगे कहेंगे बाबू ये छोटा सा है। ठीक है, तो अब अपने बच्चों को भी मॉडर्न जमाने में लेके आइए। ठीक है, आप इस स से परिचित कराइए ताकि बच्चा आगे चलकर उसे
असुविधाओं का सामना न करना पड़े। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, 299 रुपए का पेड आपको करना पड़ेगा। आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। उस टेलीग्राम चैनल पर डे जो है कुछ न कुछ मैटर आपके सभी के लिए प्रथम सेमेस्टर के दौरान प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, धन्यवाद।